नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्यपुस्तक की दूसरी इकाई में कविता क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। इस कविता का शीर्षक है ऐसा वसंत कब आएगा और इस कविता के कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी। पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 55 पर प्रस्तुत कविता है। आइए देखते हैं सर्वप्रथम कवि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी का संक्षिप्त परिचय। जन्म 1907 ग्वालियर मध्य प्रदेश, मृत्यु 1986। परिचय: जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के ज्ञाता थे, जानकार थे। आपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में भाग लिया था। आपकी प्रमुख कृतियाँ अंतिमा, पूर्णा, बलिपथ के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर, काव्य संग्रह आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सभी का एक समान अधिकार होता है। जब सुख और दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का, झोपड़ियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा। आइए देखते हैं कविता का एक बार हम वाचन करते हैं, उसके बाद शब्दार्थ और फिर व्याख्या। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सृजन रण में विजयी बन सुख सुविधा रस के समवितरण का पा नव यौवनमय जीवन हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसे वसंत कुछ चले गए प्रासादों ही का नहीं, कुटी का आंगन भी तो है आंगन। सुख दुख का पर होता है समान हर मानव के उर में स्पंदन। सबके प्राणों का पुलक बने ऐसा क्षण कौन बुलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। कवि के मानस में स्वप्न बना छाया था जो सीमित वसंत होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वह अनंत। जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। सबका समान रवि है शशि है, सबका समान है मुक्त पवन सारे मानव यदि मानव है सबके समान हो भूमि गगन। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति नव विश्व व्यवस्था लाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। सबको दे भोजन वसन भवन जी से जीवन में रस छाए खिल जाए अधर हंसते आंखें। ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत जो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। आइए देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। ऐसा वसंत कब आएगा। वसंत यानी स्प्रिंग सीजन, जिसे ऋतुराज कहते हैं। यह खुशियों का मौसम है। वसंत प्रतीक है खुशियों का, सुखों का। तो कवि कहते हैं कि ऋतु चक्र में वसंत है, अलग अलग मौसम है। पतझड़ भी है तो वसंत भी है, ऑटम भी है तो स्प्रिंग भी है। सुख के बाद दुख है, दिन के बाद रात है। लेकिन ऐसा क्यों है कि समाज के संसार में कुछ लोगों के जीवन में कभी वसंत नहीं आता, उनके जीवन में कभी अच्छे दिन नहीं आते, कभी खुशियाँ नहीं आती, कभी सुख भरे दिन नहीं आते। ऐसा क्यों होता है। ऐसे वंचितों के जीवन में वसंत कब आएगा। जब मानवता के वन उपवन का, जब इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, मनुष्यता का वन उपवन, वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचे का हर प्रसून खिल पाएगा। यानी ऐसा वन उपवन जिसके अंदर हर फूल, प्रसून, कुसुम खिल जाए। इसी तरह से मानवता का हर प्रसून, हर इंसान, समाज का हर वर्ग, समाज का अंतिम व्यक्ति भी खिल जाए, खुश रहे, समृद्ध हो। उसकी आंखों से दुखों के आंसू की वर्षा थम जाए, वह भी खुश हो। ऐसा वसंत कब आएगा। लड़कर अभाव के पतझड़ से, वसंत के बाद दुखों का जो प्रतीक है उसे पतझड़ कहते हैं। ऑटम सीजन, सब जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो वह मनुष्य जीवन में कैसा है। अभावों से उसकी तुलना की गई। अभाव, कमियां, दुख। तो दुखों के अभाव से लड़कर
नव सर्जन, सर्जन क्रिएशन, नई रचना, तो नव सर्जन रण युद्ध, रणभूमि में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का, रस आनंद, तो सुख सुविधा का रस, सुख सुविधा का भोग, उस आनंद का समान वितरण हो, सम वितरण, समान वितरण होना, सभी को, सभी के हिस्से में समान रूप से प्राप्त होना। पा नव यौवनमय जीवन, ऐसे जीवन में नव, नया, यौवन, उत्साह, जवानी का जोश, तो नव यौवनमय, नए उत्साह, नई उमंग से भरा हुआ यह जीवन, हर मनुज, हर मनुष्य कुसुम फूल संतोषमयी मधुर मुस्कान बरसाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। अभावों के पतझड़ से लड़ते हुए नई रचना करने, नई उत्पत्ति करने का जो रण, जो समर होता है, जो युद्ध होता है, उसमें विजयी बने, सुख सुविधाओं के आनंद का समान वितरण हो, सभी के हिस्से में समान खुशियाँ आए, सभी के हिस्से में समान सुख सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसे नव यौवनमय उत्साहपूर्ण जीवन का हर मनुष्य और हर फूल के जीवन में संतोषमयी, जब वो संतुष्ट हो जाए, ऐसी उनके होंठों पर मुस्कान, वह भी मधुरता, मन मोहिनी मुस्कान कब आएगी, ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसे वसंत कुछ चले गए, कुछ आए, और ऐसे वसंत इस धरती पर आकर बीत गए, गुजर गए। प्रासादों का ही नहीं, कुटी का भी आंगन भी तो आंगन है। ऐसा वसंत आकर जो गुजर गया, बीत गया, वह वसंत जो सिर्फ प्रासादों, महलों तक ही सीमित रहा। उसने कुटियों के साथ, झोपड़ियों के साथ, गरीबों के जीवन के साथ अन्याय किया। क्या आंगन सिर्फ प्रासादों का ही होता है, महलों का ही आंगन होता है? क्या उस वसंत को सिर्फ महलों के आंगन में ही शोभा बढ़ानी है? क्या वह वसंत, क्या वह खुशियाँ, क्या वे सुख गरीब की झोपड़ी के आंगन में नहीं बरसेंगे? सुख और दुख का पर होता है समान, मानव हर मानव के उर में स्पंदन। सुख और दुख समान रूप से हर मनुष्य के उर यानी हृदय में स्पंदन करता है, धड़कता है। स्पंदन करना, धड़कना, उर हृदय। सबके प्राणों का पुलक बने, सभी के प्राणों को खुशियाँ दें, पुलकित करें। ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि के मानस में स्वप्न बना, कवि के मन में एक सपना संजोया गया, बना। छाया था जो सीमित वसंत, जो कुछ ही लोगों तक सीमित था। ऐसा वसंत काश वह पहुँचे जन जन के जीवन में, साकार हो, विपुल, बहुत बड़ी मात्रा में, अनंत मात्रा में। जब वह अनंत, जब मनुष्यों का जग भू पर ही, इस धरती पर ही अभिनव एक नया नंदनवन बन जाएगा। स्वर्ग में देवताओं का जो बगीचा है, जिसमें कल्प वृक्ष है, जिसमें सारी इच्छाएं पूरी होती है, ऐसा उपवन जो स्वर्ग में है, बैकुंठ में है, जहाँ पर कभी पतझड़ नहीं आती, जहाँ पे कभी दुख नहीं होता, कभी उदासी नहीं होती। कभी कल्पना कर रहे हैं कि इस धरती पर कुछ मनुष्यों के भगीरथ प्रयास से वो अभिनव नंदनवन बन जाए, जहाँ पर कभी कोई दुखी ना हो, किसी के जीवन में दुख, निराशा, हताशा, शोषण ना हो, सभी एक समान हो। ऐसा अभिनव नंदनवन कब आएगा? ये धरती, इस धरती पर ऐसा वसंत कब आएगा? सबका समान रवि है, शशि है। रवि सूर्य, शशि चंद्रमा। इस धरती पर सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी पर सभी का समान साझा हक है। सबका समान है मुक्त पवन, ये स्वच्छंद पवन सभी के हिस्से में समान है। सारे मानव, यदि मानव है, सबके समान क्यों न हो भूमि और गगन। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा? अगर ये सारी चीज़ें एक समान हैं, तो फिर धरती और आसमान भी एक समान क्यों नहीं? एक ऐसा नया युग हो जिसमें ऐसी नई संस्कृति पनपे और इस विश्व की एक नई व्यवस्था हो। ऐसा वसंत कब आएगा जहाँ पर कोई गरीब नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, सभी के लिए एक समान व्यवस्था हो। एक ऐसा वसंत आए जब सभी को भोजन मिले, सभी को वसंत रहने के लिए घर हो, भोजन मिले,
कपड़े मिले, वस्त्र मिले और भवन मिले, यानी खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान, जिससे जीवन में रस छाए, आनंद छाए, जीवन में साहित्य के 9 रस प्रकट हों, खिल जाएं अधर होंठ, हंस दें आँखें, ऐसा वसंत जग में आए, इस संसार में आए, ऐसा वसंत जो ग्रीष्म और शिशिर में भी, ऐसा वसंत जो गर्मी के मौसम में भी, ऐसा वसंत जो शिशिर असहनीय सर्दी के मौसम में भी वसंत ही कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? ऐसा वसंत कब आएगा? आइए बच्चों, इस महत्वपूर्ण कविता की व्याख्या देखें। ऐसा वसंत कब आएगा। विषय प्रवेश। इस प्रेरणात्मक कविता, प्रेरणा देने वाली कविता में कविवर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने अमीर व गरीब के बीच दिनों दिन बढ़ती जा रही असमानता, गैर बराबरी, गरीबी पर चिंता व्यक्त की है। वे कहते हैं, प्रकृति में के रवि, शशि, पवन, वसंत, पतझड़ आदि तत्व सभी मनुष्यों के लिए एक समान उपलब्ध हैं। सुख हो या दुख, प्रत्येक मनुष्य को एक जैसी अनुभूति होती है। अर्थात जगत में सभी मनुष्य एक समान हैं। अतः देश और समाज में उपलब्ध मुहैया सुख सुविधाओं पर भी प्रत्येक का समान अधिकार होना चाहिए। आइए देखते हैं कविता का भावार्थ। कवि कहते हैं कि संसार में ऐसा वसंत किस दिन आएगा जब मनुष्य के जीवन में खुशी रूपी पुष्प फूल खिल उठेंगे। ऐसा वसंत कब आएगा? साधनहीन, जिनके पास साधन नहीं है, ऐसे मनुष्य के जीवन में अभावों, गरीबी, कमियों का पतझड़ छाया रहता है। विपरीत परिस्थितियों, मुश्किल हालात के रण क्षेत्र में, रणभूमि में, समर क्षेत्र में, युद्ध भूमि में अभावों, कमियों, गरीबी से लड़कर वह कब विजयी होगा? कब संसार की सुख सुविधाओं का सभी मनुष्यों में समान वितरण होगा, पूरी तरह से समान रूप से वे बटेंगे? कब सब लोगों को नवजीवन मिलेगा और प्रत्येक मानव के मुख पर मधुर मुस्कान होगी? ऐसा वसंत कब आएगा? वसंत आता है तो महलों में, साधन संपन्न लोगों के घरों में प्रसन्नता का साम्राज्य फैला देता है। गरीब की कुटी झोपड़ी में भी तो आंगन है, वहाँ इस वसंत का कोई भी प्रभाव नहीं होता। सुखी क्षणों और दुखद परिस्थितियों में निर्धन और धनवान दोनों को ही एक जैसी अनुभूति होती है। ऐसा समय, ऐसा क्षण कब आएगा जब सभी के जीवन में एक जैसी प्रसन्नता फैले? ऐसा वसंत कब आएगा? कवि के मन में ऐसा स्वप्न छाया हुआ है कि वसंत जो केवल सीमित कुछ ही चुनिंदा लोगों के जीवन में ही सुख और प्रसन्नता लाता है, कब जन जन के जीवन में खुशियाँ लाएगा, जब सबके सपने सच होंगे, साकार होंगे, सफल होंगे, जब वसंत सीमित न रहकर सभी मनुष्यों के संसार में पदार्पण करेगा, प्रवेश करेगा, सुख सुविधाओं का आगमन होगा, तब इस पृथ्वी पर ही सुंदर नया नंदनवन बन जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? संपूर्ण सृष्टि में सभी के लिए एक ही सूर्य है और एक ही चंद्रमा है। यहाँ तक कि वातावरण में व्याप्त फैले हुए पवन सब पर एक ही तरह से बहता है। अतः सूरज, चांद और हवा पर सभी का एक समान रूप से अधिकार है। यदि सभी मनुष्य एक जैसे हैं तो इस पृथ्वी और आकाश पर भी सबका एक जैसा अधिकार होना चाहिए। वह दिन कब आएगा जब एक नया युग आएगा, एक नई संस्कृति, नई व्यवस्था का जन्म होगा? ऐसा वसंत कब आएगा? कवि कामना करते हैं कि समस्त संसार में वसंत ऋतु आए, जो भूमंडल, धरती के प्रत्येक मानव को भोजन, वस्त्र और घर प्रदान करें, सभी के जीवन में खुशियाँ छा जाएं, प्रत्येक मनुष्य के अधरों पर, होठों पर हंसी और नेत्रों में चमक, संतोष की चमक हो। यदि ऐसा वसंत इस धरती पर आ जाए तो ग्रीष्म और शिशिर की असहनीय गर्मी और सर्दी भी लोगों को कष्ट नहीं देगी। ऐसा वसंत कब आएगा? शब्दार्थ: प्रसून, फूल, सृजन, निर्मित, रचना, रण, लड़ाई, युद्ध, समर, सम, समान, वितरण, बांटना। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा: वसन, प्रसून, वन, उपवन। 2-3 शब्द उत्तर। कवि किसके वन उपवन के हर पुष्प को खिलने के बारे में कह रहा है? मानवता के। संतोषमयी मधुर मुस्कान कौन बरसाएगा? मनुष्य रूपी कुसुम।
फिर कहा गया है पद्यांश की अंतिम 7 पंक्तियों के सरल, वो अभी अभी हमने पढ़े हैं। साधनहीन मनुष्य के जीवन में अभावों का पतझड़ छाया रहता है। विपरीत परिस्थितियाँ के रण क्षेत्र में अभावों में लड़कर वह कब विजयी होगा, कब संसार की सुख सुविधाओं का मनुष्य जीवन में समान वितरण होगा, कब सब लोगों को नव जीवन मिलेगा और प्रत्येक मानव के मुख पर मधुर मुस्कान होगी, ऐसा वसंत कब आएगा। शब्दार्थ: प्रासाद, महल, कुटी, घास फूस की झोपड़ी और हृदय स्पंदन, रह रख कर धीरे धीरे हिलना या कांपना, धड़कना, धड़कन, पुलक, हर्ष, विपुल, अधिक, अनंत जिसका कभी अंत न हो, अभिनव, नवीन। काव्य पंक्तियों को क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। छाया था जो सीमित वसंत अभिनव नंदन बन जाएगा। आंगन भी तो आंगन है, सबके प्राणों का पुलक बने। अब इसे सही क्रम में लिखना है, तो सही क्रम है आंगन भी तो है आंगन, सबके प्राणों का पुलक बने। छाया था जो सीमित वसंत अभिनव नंदन बन जाएगा। सही विधान है अथवा गलत है? महल ही नहीं कुटी का आंगन भी तो आंगन ही होता है। सही है। हर मनुष्य के सुख दुख में एक जैसा अनुभव नहीं होता है। गलत है। प्रथम 8 पंक्तियों का सरल अर्थ ये भी अभी हमने पढ़ा था। वसंत आता है तो महलों में साधन संपन्न लोगों के घरों में प्रसन्नता का साम्राज्य फैला देता है। गरीब की झोपड़ी में भी तो आंगन है, वहाँ इस वसंत का कोई प्रभाव नहीं होता। सुखी क्षणों और दुखद परिस्थितियों में निर्धन और धनवान दोनों को एक जैसी अनुभूति होती है। ऐसा समय, ऐसा क्षण कब आएगा जब सभी के जीवन में एक जैसी प्रसन्नता फैले, ऐसा वसंत कब आएगा। रवि, सूर्य, शशि, चंद्रमा, वसन, वस्त्र, अधर, होंठ कवि के अनुसार सबके लिए समान है। क्या? तो देखिए, रवि, शशि, मुक्त पवन और भूमि गगन। कवि ऐसा वसंत चाहता है कैसा? सभी मनुष्यों की भूमि और गगन समान हो, सभी को भोजन, वस्त्र और रहने के लिए भवन मिले, सबके जीवन में रस छा जाए, सबके अधर खिल जाएं और आंखें हंसने लगे। वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त 2 ऋतुएं तो वे हैं ग्रीष्म और शिशिर। सबके लिए समान है रवि और शशि। अंतिम 7 पंक्तियों का अर्थ: कवि कामना करते हैं, चाहते हैं कि अभिलाषा करते हैं कि समस्त संसार में ऐसा वसंत आए जो भूमंडल के प्रत्येक मानव को भोजन, वस्त्र और घर प्रदान करे, सभी के जीवन में खुशियां छा जाए, प्रत्येक मनुष्य के अधरों होठों पर हंसी और नेत्रों में संतोष की चमक हो। यदि ऐसा वसंत इस धरती पर आ जाए तो ग्रीष्म और शिशिर की असहनीय गर्मी और सर्दी भी लोगों को कष्ट नहीं देगी। ऐसा वसंत कब आएगा। अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ: कवि कामना करते हैं कि समस्त संसार में वसंत आ जाए जो भूमंडल के प्रत्येक मानव को भोजन, वस्त्र, घर अर्थात जीवन के लिए आवश्यक सभी प्राथमिक वस्तुओं को उपलब्ध कराएं, प्रदान करें। मानव मात्र के जीवन में खुशियां छा जाएं, किसी को भी किसी प्रकार की चिंता न रहे, प्रत्येक मनुष्य के अधरों पर, होंठों पर हंसी हो, पैर चंद्रबिंदी, सभी के नेत्रों में भोजन, वस्त्र की चिंता के स्थान पर संतोष की चमक हो। यदि ऐसा वसंत इस धरती पर आ जाए तो ग्रीष्म, गर्मी, समर की तपतपाती, अत्यधिक गर्म, असहनीय गर्मी से भरी हुई दोपहर भी, असहनीय गर्मी और शिशिर ऋतु की तपतपाती तेज गर्मी, बरसाती हुई गर्म और शिशिर की लंबी रातों में कड़कड़ाती सर्दी भी लोगों को कष्ट नहीं देगी, क्योंकि सभी अपने आरामदायक घरों में होंगे। ऐसा वसंत कब आएगा। पाठ्यपुस्तक में कविता पृष्ठ क्रमांक 56 पर है। प्राकृतिक वसंत और कवि के मन की कल्पना का वसंत। प्राकृतिक वसंत कैसा होता है? पेड़ पौधों पर नव पल्लव आ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। कवि के मन की कल्पना: प्रत्येक मनुष्य का मन रूपी पुष्प खिल जाए, वन उपवन में फूल खिल जाते हैं। प्राकृतिक वसंत में कवि कल्पना करते हैं कि सभी के आंगन में खुशी का वातावरण हो। प्राकृतिक वसंत सभी प्राणी पुलकित हो जाते हैं। कवि कल्पना कर रहे हैं सभी मनुष्यों के अधरों, होठों पर मुस्कान और आंखों में प्रसन्नता हो। प्राकृतिक वसंत पृथ्वी पर नंदनवन बन जाता है। कवि के मन की कल्पना: एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी संस्कृति का उदय हो, प्रारंभ हो जिसमें सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। पर्यायवाची शब्द: अधर, होंठ, आँखें, लोचन, नेत्र, चक्षु। कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द: कमी, अभाव, हंसी, मुस्कान, फूल, प्रसून, मन, मानस, महल, प्रासाद, मनुष्य, मानव, चांद, शशि, वस्त्र, वसन। शब्द समूहों के लिए एक शब्द: जिसकी कोई निश्चित सीमा है, सीमित, जिसका अंत नहीं, अनंत, जिसका शोषण किया जाता, एक्सप्लॉयटेशन, शोषित, और शोषण करने वाला, शोषक, बिना थके, अथक। व्याकरण पेज नंबर 57 पर है।
मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्य में प्रयोग। खाली हाथ लौट जाना, लौटना, कुछ भी न पाना। रोहन दिन भर मजदूरी के लिए भटकता रहा, पर शाम को उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। बिना सिर पैर की बातें करना, व्यर्थ की बात करना। मालव चुप हो जाओ, बिना सिर पैर की बातें करना मत, करके मेरा वक्त मत बर्बाद मत करो। यादों में जाग उठना, पुरानी यादें ताज़ा होना। कल नवीन के जन्मदिन में कई पुराने दोस्तों से मिलने पर कॉलेज के दिन यादों में जाग उठे। भरा पूरा अनुभव करना, संतुष्ट हो जाना। बोर्ड परीक्षा बड़ी की मात्रा हमेशा। परीक्षा परिणाम देकर उन्नति बालिका का नाम है, भरा पूरा अनुभव कर रही थी। अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए मुहावरे। कोष्टक में चौपट हो जाना, नष्ट होना, बर्बाद होना, निछावर करना, कुर्बान बलिदान करना, नाक मुंह सिकोड़ना, नापसंद करना, मन मारना, इच्छाओं को कुचलना, इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करना, फूलाना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, दंग रह जाना, अचंभित रहना। सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उत्तर, सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर प्रेक्षक मराठी में, हिंदी में दर्शक दंग रह गए। अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन सैर घूमने जाने का निर्णय सुनकर बच्चे बहुत आनंदित हुए। अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे फूले न समाये। सभी प्रकार के अव्यय ढूंढकर उनके 10-10 वाक्य लिखने हैं। क्रिया विशेषण। ऊपर मत जाओ, वहाँ बहुत धूप है। ऊपर, उबड़ा, ये क्रिया विशेषण अव्यय। कभी कभी मेरा मन पक्षियों का संसार देखना चाहता है। उधर एक गहरा नाला है। नीचे, बड़ी की मात्रा। पुस्तक नीचे गिर गई है। बाहर देखो कितना सुंदर दृश्य है। अंदर, आप अंदर बैठकर पिताजी की प्रतीक्षा करें। आसपास, मंदिर के आसपास घना जंगल है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करो। चारों ओर, हमारे स्कूल के चारों ओर सुंदर बगीचा है। धीरे धीरे निशा रूपी परी धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। अब देखते हैं संबंध बोधक के 10 वाक्य। प्रीपोजिशन, इसमें काके की होगा। इस अव्यय से पहले देखो के। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के बिना पांडवों का जीतना संभव नहीं था। की तरह, श्रवण की तरह माता पिता की सेवा करो। के पास, लोग सोचते थे कि खोए हुए आदमी के पास कोई जादुई शक्ति है। से पहले, भोजन करने से पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। की ओर, ओ एक ही मात्रा, ओर, बकरियां पहाड़ी की ओर चली गईं। से धीरे की तुलना में प्रयाग प्रथम से धीरे चलता है। के नीचे, गुड़िया पलंग के नीचे छिपी है। के पीछे, पी दूसरा, हमारे घर के पीछे एक नदी बहती है। के सामने, हमारे स्कूल के सामने खेल का बड़ा मैदान है। के मारे, के कारण, दर्द के मारे, दर्द के कारण रोगी का बुरा हाल था। इस तरह से यह संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक कंजंक्शन, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले। तो बाबूजी आप इतनी जल्दी लौट जाते हैं तो मन कचोटने लगता है। की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर इसका अभ्यास कीजिए। ये वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अम्मा और बाबूजी हमारे पास मुंबई में रहें, लेकिन हम जल्दी स्टेशन पहुँचे लेकिन गाड़ी नहीं पकड़ सके। और 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ेगा। खोए हुए आदमी को अपना नाम और पता याद नहीं था, परंतु दुनिया भर के इलाज कराए, परंतु सेठानी ठीक नहीं हुई, क्योंकि सेठ ने अपनी सारी संपत्ति बहुरूपियों को दे दी, क्योंकि वह बहुरूपिये का शिष्य बनना चाहता था। या मैं बहन को उपहार में घड़ी दूंगा, या साइकिल, साइकिल मराठी शब्द, हिंदी में साइकिल। इसलिए माँ बीमार है, इसलिए तेज नहीं चल सकती। अथवा ठीक से काम करो अथवा घर बैठो, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि सज्जन अहंकारी नहीं होते, बल्कि विनम्र होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन, इसके 10 वाक्य देखिए जो पाठों में आए हैं। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य। ओह कितनी गर्मी है। छी इतनी बुरी बात। बाप रे कितना लंबा सांप है। अरे तुम यहाँ आभा। सावधान बच्चों प्रधानाचार्य आ रहे हैं। हे ईश्वर,
हे ईश्वर, मुझे यह दुख भी देखना था। शाबाश, शाबाश, उन्नति बहुत अच्छा परिणाम है। हाँ हाँ, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ। हट हट हट, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इस तरह से हमने चारों अव्यय के 10-10 वाक्य देखे। अब मैं फिर से आपको दोहराता हूँ कि हमने जो पढ़ा वो क्या था। पाठों में आए, यानी पहली और दूसरी इकाई, इन सभी पाठों में आए सभी प्रकार के अव्ययों को ढूंढा और उनसे प्रत्येक प्रकार के 10-10 वाक्य हमने लिखे। इसलिए जो पढ़ाते समय मैंने कहा था, जो नियम थे अव्यय वाक्य प्रयोग के, कौन से नियम? कि अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक से वाक्य प्रारंभ नहीं होना चाहिए, और पाठ्य पुस्तक के वाक्य नहीं होने चाहिए, संज्ञा से वाक्य प्रारंभ होना चाहिए, सर्वनाम से वाक्य प्रारंभ नहीं होना चाहिए। ये नियम यहाँ पर इन वाक्यों में नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम पाठ्य पुस्तक के वाक्य पढ़ रहे थे। तो जब हम स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करेंगे तो उन नियमों का पालन करें, ऐसी अपेक्षा होती है। आइए अब देखते हैं उपयोजित प्रश्न, उपयोजित लेखन। कहानी है, एक युवक गलत संगति के चलते बुरी आदतों का शिकार होना, पुलिस के छापे में गिरफ्तार होना, पूछताछ में पुलिस अधिकारी का सच्चाई जानना, समुपदेशन कर, काउंसलिंग कर, उचित सलाह देना, रिहा होकर युवक का पुरानी संगति छोड़कर छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना, धीरे धीरे बड़ा व्यवसायी बनना, अपने जैसे युवकों को नौकरी देना, शीर्षक। बच्चों, कहानी के प्रारंभ में शीर्षक आता है और अंत में सीख आती है। अब यहाँ पे इन्होंने शीर्षक पूछा है, तो आप शीर्षक इस कहानी के अंत में पा रहे हैं। दरअसल ये जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा यहाँ पर दिया गया है। आप इसके बाद सीख भी अवश्य लिखिए। सीख, कहानी से मिलने वाली सीख। तो देखिए, रोहन, इस तरह की कहानियाँ नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी आउटलाइन रहेगी और शीर्षक हमेशा कहानी के प्रारंभ में होना चाहिए, सीख अंत में लिखते हैं। रोहन एक बैंक अफसर का इकलौता पुत्र था। वह बड़ा मेधावी था, मेधावी, ब्रिलियंट, होशियार, प्रतिभाशाली। रोहन का सपना था एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने शहर के प्रतिष्ठित रेपुटेड कॉलेज में प्रवेश लिया। नए कॉलेज में भी सब उसकी प्रतिभा के कायल, उसके मुरीद, उसके प्रशंसक, उसकी सराहना करने वाले जल्दी होने लगे। सबका वो पसंदीदा बन गया। इसी बीच अपनी कक्षा के कुछ ऐसे युवकों से उसकी मित्रता हुई जो केवल मौज मस्ती के लिए ही कॉलेज आया करते थे। पहले सिगरेट से रोहन का परिचय हुआ और उसके बाद चरस और गांजा। फिर तो मानो यह रोज की बात हो गई। एक दिन जब ये सभी युवक चरस के नशे में धुत थे तो वहाँ पुलिस ने छापा मारा और सभी को पकड़कर लॉकअप में बंद कर दिया। पुलिस अधिकारी ने गौर किया कि लॉकअप में बंद एक युवक गहरी चिंता में निमग्न है, खोया हुआ है। उसके चेहरे पर विद्यमान पश्चाताप के चिन्हों ने उस अधिकारी को प्रभावित किया। उसने रोहन को पास बिठाकर विस्तार से उसके परिवार, शिक्षा आदि के बारे में पूछा और नशे के कारण होने वाली हानियों से रोहन के माता पिता, उसके सपने, अपने सपने आदि की चर्चा की। रोहन की को सज़ा तो हुई, परंतु पुलिस अधिकारी की बातों ने उस पर गहरा असर डाला। सज़ा पूरी होने के बाद उसने माता पिता की आज्ञा से एक छोटा सा व्यवसाय प्रारंभ किया। उसने रात दिन बहुत मेहनत की और धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। अब रोहन ने अपने जीवन का ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद बनाया। दिशा भ्रमित, भटके हुए, जीवन में भटके हुए लोगों, युवकों को सही दिशा देना। इसके लिए रोहन ने ऐसे युवकों को अपने यहाँ नौकरी देना प्रारंभ किया जो नशे के आदी हो जाते थे, नशे की जिनको आदत हो गई थी। वह बड़े भाई की तरह उनका मार्गदर्शन करता। शीर्षक, उचित मार्गदर्शन का प्रभाव, सीख। प्रस्तुत कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम सही उद्देश्य, सही सोच के साथ समाज में योगदान दें तो उसके सार्थक परिणाम, उसके सफल परिणाम से पूरा समाज प्रभावित होता है। तो बच्चों, ये थी कविता ऐसा वसंत कब आएगा। हमने इस कविता की चर्चा की, इसके प्रश्न उत्तर का अध्ययन किया। आप भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।